ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत की सामाजिक संरचना और सामाजिक समस्याएं की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील गोयल। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुनील गोयल मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अध्ययन का हमारा विषय है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, समाजशास्त्रीय अध्ययन के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट माने जाते हैं। उन्होंने उस समय मानव की वैज्ञानिक विषय का दृश्य अपनी आंखों से देखा और सोचा कि यदि मानव मस्तिष्क भौतिक वस्तुओं की गहन जटिलताओं को सरल बनाने में सफल हो रहा है, तो क्यों नहीं उसी मानव मस्तिष्क को सामाजिक समस्याओं, सामाजिक विघटन और सामाजिक परिवर्तन की जटिलताओं के समझने में लगाया जाए। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने भौतिक शास्त्र और यांत्रिकी सिद्धांतों को मानव की सामाजिक जटिलताओं को समझने में प्रयोग किया। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र में निष्पक्ष निरीक्षण प्रयोग तथा यांत्रिकी आधार पर अध्ययन करने पर बल दिया। उन्होंने मानव को उसी प्रकार एक वस्तु के रूप में स्वीकार किया जैसे वह एक भौतिक वस्तु हो और उसका कोई जीवधारी प्राणी हो। इसी उद्देश्य से कॉम्ट ने कहा था, मनुष्य किसी बात की भविष्यवाणी करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना चाहता है और सामाजिक नियंत्रण करने के लिए भविष्यवाणी करना चाहता है। इस प्रकार प्रारंभ में सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए प्राणीशास्त्र के सिद्धांतों को प्रयोग करने का प्रयास किया गया। इस श्रेणी के विद्वानों में फ्रांस के कॉम्ट, इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर, अमेरिका में लेस्ट फ्रैंक वार्ड माने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांतों को जन्म दिया। अगस्त कॉम्ट का प्रथम प्रयास जिसमें उन्होंने सामाजिक सिद्धांतों की कल्पना की थी, वह एक पुस्तक समाज के पुनर्गठन के लिए वांछित वैज्ञानिक कार्य की योजना में प्रकट किया गया है। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट एवं हर्बर्ट स्पेंसर स्वयं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के जन्मदाता तो नहीं कहे जा सकते, किंतु इन प्राचीन शास्त्रीय कालीन समाजशास्त्रियों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने वालों में सबसे आगे कहे जाते हैं। इन्हीं विद्वानों के द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर ही दुर्खीम, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर जैसे सिद्धांत निर्माताओं का विकास हुआ। दुर्खीम के सम्मुख सबसे बड़ी सैद्धांतिक समस्या यह थी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र से किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार मैक्स वेबर की सैद्धांतिक समस्या यह थी कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में धार्मिक विचारों का क्या योगदान है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने सैद्धांतिक विकास में सामाजिक परिवर्तन का
मुख्य आधार आर्थिक उत्पादन व्यवस्था को माना है। अतः इन 3 प्रमुख समाजशास्त्रियों ने सामाजिक सिद्धांतों की रचना ही नहीं की थी, अपितु इन लोगों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को सिद्ध करने की तार्किक प्रक्रिया के प्रयोग पर भी बल दिया था। इन सभी पाश्चात्य समाजशास्त्रियों ने जिन सिद्धांतों का निर्माण किया वे सभी शास्त्रीय क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित थे, परंतु 20वीं शताब्दी के तेजी से सामाजिक विकास में परिवर्तन हुए, वैज्ञानिक उन्नति हुई। इस वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव मानवीय क्रियाशीलता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने मशीनों द्वारा उत्पादन से आर्थिक क्रांति का श्री गणेश किया। इससे सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आया और शास्त्रीय क्षेत्र अध्ययन के निरर्थक हो गए। समाज वैज्ञानिकों को नए क्षेत्र से अध्ययन कार्य तथा नए क्षेत्र में विषय क्षेत्र को जोड़ने के लिए सोचना पड़ा। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथा समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद भी किसी सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में यह कठिनाई अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है अथवा जैविक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है। प्रायः कुछ लोग विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर मौजूद है। विषय क्षेत्र से हमारा तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में प्रमुख विज्ञानों में एक मत नहीं है। इसके बारे में हमारे सामने मूलतः 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत होते हैं। एक है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टवादी संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करना चाहेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता तथा समर्थक जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, टॉनीज आदि विद्वान हैं। इन विद्वानों के दृष्टिकोण में समाजशास्त्र स्वतंत्र, विशिष्ट तथा शुद्ध विज्ञान माना जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पृथक अस्तित्व रखता है। अन्य सामाजिक विज्ञान वही अध्ययन नहीं करते जो समाजशास्त्र करता है। दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का लक्ष्य अंतर्वस्तु को समझना है, जबकि समाजशास्त्र स्वरूपों यानी कि फॉर्म्स का अध्ययन करता है। इन विद्वानों ने स्वरूपात्मक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया है। इसी कारण इस संप्रदाय का नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय माना जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय को समझने तथा स्पष्ट रूप से जानने के लिए इसके प्रमुख समर्थकों के विचारों का व्यापक अध्ययन जरूरी है। इन प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सीमेल बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। जॉर्ज सीमेल के दृष्टिकोण में स्वरूप तथा अंतर्वस्तु का पृथक पृथक अस्तित्व है। इन्होंने सामाजिक संबंधों को भी 2 भागों में बांटा है, नंबर 1 स्वरूप तथा नंबर 2 अंतर्वस्तु। जॉर्ज सीमेल यह मानते हैं कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप होता है और इसी स्वरूप का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए।
दूसरे सामाजिक विज्ञान अंतर्वस्तु का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक प्रमुख वैज्ञानिक स्मॉल यह मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विशिष्ट अध्ययन है। इनका मत जॉर्ज सीमेल से बिल्कुल मिलता जुलता है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों और व्यवहारों तथा क्रियाओं के मूल रूप का विशिष्ट अध्ययन करना मात्र है, न कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना अथवा क्रियाओं का। तीसरे प्रमुख वैज्ञानिक की यदि हम बात करें तो हमारे सामने नाम आता है वीरकांत का। वीरकांत भी समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के उन स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो एक दूसरे को बांधते हैं। वीरकांत के अनुसार ही ये मानसिक संबंध प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, सम्मान आदि में व्यक्त किए जाते हैं। चौथे प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के क्षेत्र को निश्चित एवं स्पष्ट करने के पक्ष में थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार का विवेचन करना तथा समझना है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी प्रकार के व्यवहार सामाजिक नहीं होते हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करे। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो समाज के अन्य सदस्यों से प्रभावित होती है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया में कुछ अर्थ निहित होता है। इस कारण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। पांचवें प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में हमारे समक्ष नाम आता है वॉन वीस का। वॉन वीस को भी एक प्रमुख स्वरूपात्मक संप्रदायवादी समाजशास्त्री कहा जाता है। वॉन वीस समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अधिक संकुचित करते हुए कहते हैं कि इसका विषय क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वरूपात्मक संप्रदाय की अनेक विद्वानों ने, अनेक समाजशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना भी की है। उनका कहना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के स्वरूपों एवं अंतर्वस्तुओं की पृथक पृथक कल्पना करना भ्रमपूर्ण है। सामाजिक घटनाओं की अंतर्वस्तु में परिवर्तन के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। सोरोकिन ने इस संदर्भ में लिखा है कि हम एक गिलास को उसके स्वरूप को बदले बिना शराब, पानी और शक्कर से भर सकते हैं, परंतु मैं किसी ऐसी सामाजिक संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर भी नहीं बदलता हो। यह दावा करना निराधार है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी भी अन्य सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, विधि विज्ञान में सामाजिक संबंधों के अनेक स्वरूपों जैसे सत्ता, संघर्ष, स्वामित्व आदि का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अन्य विज्ञानों से पूर्णतः अलग कर प्रस्तुत किया है। यह भी एक कड़ी आलोचना विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। वास्तव में प्रत्येक विज्ञान को, यहाँ तक कि प्राकृतिक विज्ञान को भी दूसरे विज्ञानों से सहायता लेना आवश्यक होता है। इस संप्रदाय ने अमूर्तता पर ज्यादा जोर दिया है। यह नितांत ही अवैज्ञानिक है। इस संबंध में राइट ने ठीक ही लिखा है कि यदि सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म एवं अमूर्त रूप से अध्ययन किया जाए तो यह समाजशास्त्र के लिए कतई लाभदायक नहीं होगा। प्रथम रूप से हमने बात की थी स्वरूपात्मक संप्रदाय की। वहीं विषय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो दूसरा दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, वह है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में दुर्खीम, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, हॉबहाउस, लेस्टरवार्ड आदि है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है। समाज का प्रत्येक भाग परस्पर संबंधित है।
यदि उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। अतएव सारे समाज का अध्ययन करना नितांत ही आवश्यक है। इस अध्ययन को अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, जो कि आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, तथा राजनीति शास्त्र, जो कि राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, अधिक समृद्ध बना सकते हैं। सामाजिक जीवन न केवल आर्थिक और राजनीतिक पक्ष पर भी आधारित है, अपितु इन अंतः संबंधों से सामाजिक जीवन में पूर्णता भी आ जाती है। इसलिए समाजशास्त्र को अंतः संबंधों का अध्ययन करके संपूर्ण सामाजिक जीवन का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन विद्वानों के मतानुसार समाजशास्त्र समाज के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी पक्षों का अध्ययन और विवेचन करने वाला विज्ञान है। इसी आधार पर इन संप्रदायवादी समाजशास्त्रियों को समन्वयात्मक संप्रदायवादी समाजशास्त्री भी कहा जाता है। समन्वयात्मक संप्रदाय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों के विचारों को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इन विद्वानों में सर्वप्रथम हमारे साथ में नाम आता है इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया के समय व्यक्तिगत चेतना के कारण, पारस्परिक प्रभाव के कारण स्पष्ट हो जाती है और जीवन के सामने धीरे धीरे आने लगती है। इसी कारण समाज के अधिकांश सदस्य उसे अपना लेते हैं और इसका विकास सामाजिक प्रतीकों के रूप में होने लगता है। चूंकि इन प्रतीकों को समाज के अधिकांश सदस्य मानते हैं, इसलिए ये सामूहिक रूप से समस्त समूह के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्वों को अपने विषय क्षेत्र में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने नाम आता है लेस्टर वार्ड का। लेस्टर वार्ड का विचार है कि जिस प्रकार रसायन शास्त्र में दो वस्तुओं को मिला देने से एक नई वस्तु का जन्म होता है और उसका अध्ययन रसायन शास्त्र करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय मात्र है। समाज का निर्माण करने वाले समूह एवं संस्थाएं आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जिसके कारण एक में हुआ परिवर्तन दूसरों पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र का आधार अन्य सामाजिक विज्ञानों के परिणाम है। अतएव समाजशास्त्र को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त केंद्रीय विचारों का समन्वय एवं अध्ययन करना चाहिए। तीसरे प्रमुख समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है पेट्रिम सोरोकिन का। पेट्रिम सोरोकिन ने समन्वयात्मक आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाने का प्रयत्न किया है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर सोरोकिन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में विभाजित किया जाए और विशेष सामाजिक विज्ञान प्रत्येक वर्ग का अध्ययन करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अलावा एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विभिन्न विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। सोरोकिन का यह भी मानना था कि प्रत्येक विज्ञान में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में समन्वय के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंधों एवं सहसंबंधों का अध्ययन करना। नंबर 2, सामाजिक एवं असामाजिक दोनों प्रकार की घटनाओं के सहसंबंधों का अध्ययन करना। तथा अंतिम नंबर 3, इन सामाजिक घटनाओं में निहित सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन करना। अपने कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इन उदाहरणों में आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध,
वैधानिक संबंध तथा मनोरंजनात्मक संबंधों का क ख ग प्रत्येक विषय में समान रूप से उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। चाहे घटनाओं की प्रकृति कुछ भी हो, ये ऐसी घटनाएं होती है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में समान रूप से होती है। समाजशास्त्र को अपने विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन्हीं सामाजिक सामान्य घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। चौथे प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने नाम आता है हॉबहाउस का। हॉबहाउस का दृष्टिकोण भी समन्वयात्मक माना जाता है। इनके अनुसार विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन इस प्रकार से किया जाना अनिवार्य है जिसमें कि उनके सिद्धांतों में समन्वय संभव हो जाए। समाजशास्त्र सामान्य जीवन का अध्ययन उसी समय कर सकता है जब समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत विचारों का अध्ययन करे अथवा सामान्य केंद्रीय धारणाओं को खोजने का प्रयास करे। इसलिए समाजशास्त्र अपने को विशेष प्रकार के संबंधों तक सीमित कतई रूप से नहीं रख सकता। दूसरी ओर संप्रदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना भी अनेक वैज्ञानिकों ने की है। इनके विचारों के विरुद्ध मुख्य तर्क इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। समाजशास्त्र का कार्य यदि सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करना हो जाएगा तो यह विशिष्ट विज्ञान या विशुद्ध शास्त्र न रहकर एक मिश्रित शास्त्र या मिश्रित विज्ञान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र अपना विशुद्ध और स्वतंत्र चरित्र खो देगा और वह अन्य विज्ञानों की तरह एक सामान्य विज्ञान ही बनकर रह जाएगा। सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के संग्रह और अध्ययन के कारण समाजशास्त्र किसी भी विषय का पूर्ण और अधिकृत ज्ञान प्रदान नहीं कर सकेगा। साथ ही यह किसी भी तथ्य की सर्वज्ञता का दावा नहीं कर सकेगा और न वह समाज के लिए इतना उपयोगी रह पाएगा जितना कि यह विशिष्ट विज्ञान होने के नाते हो सकता है। निष्कर्षतः यदि हम समन्वयात्मक संप्रदायवादी समाजशास्त्रियों के तर्कों की बात करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि दोनों विचारधाराएं परस्पर विरोधी हैं तथा दोनों का समान महत्व है। एक संप्रदाय के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र विशेष संबंधों का अध्ययन करने वाला तथा दूसरे संप्रदाय में सामान्य संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन जाता है। वास्तविकता तो यह है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के लिए यह सीमा निश्चित कर देना कि यह सामान्य या विशिष्ट संबंधों का ही अध्ययन करेगा अवैज्ञानिक माना जा सकता है। सामान्यतया तथा विशिष्टतया परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं तथा साथ ही चलते हैं। समाजशास्त्री जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र तथा प्राणीशास्त्र की तुलना की है। इनके अनुसार प्राणीशास्त्र के अंतर्गत अनेक विज्ञानों का संग्रह होता है और प्रत्येक विज्ञान की अपनी विशिष्टता भी है, लेकिन इन विशिष्ट विज्ञानों के अतिरिक्त भी एक सामान्य जीवशास्त्र होता है जो जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों के ज्ञान का आधार है। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के तत्वों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान हैं और इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों का एक समग्र रूप से अध्ययन करता है। वास्तव में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दोनों दृष्टिकोणों में समन्वय करने की अत्यंत आवश्यकता है। एक तरफ हमें समाज के मूल एवं सामान्य तत्वों का ज्ञान होना अनिवार्य है, जबकि दूसरी ओर सामाजिक जीवन के विशिष्ट पहलुओं की अवहेलना भी कतई नहीं की जा सकती। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विषय क्षेत्र के बारे में झगड़ा करना व्यर्थ है, क्योंकि अपनी अपनी अध्ययन पद्धति के अनुरूप समाजशास्त्र को हम विशिष्ट एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही कह सकते हैं। जब हम समाजशास्त्र में 20वीं सदी की बात करते हैं तो 20वीं सदी में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। बहुत तेजी से
वैज्ञानिक उन्नति भी हुई है। इस वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव मानवीय क्रियाशीलता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक और अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने मशीनों द्वारा उत्पादन से औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश कर दिया। इससे सामाजिक संबंधों में बदलाव आया और शास्त्रीय क्षेत्र अध्ययन निरर्थक हो गए। समाज वैज्ञानिकों को भी नए सिरे से नए अध्ययन कार्य के लिए सोचना पड़ गया। भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, नातेदारी और धर्म से संबंधित अनेक क्षेत्र अध्ययन किए गए और क्षेत्र विचार प्रस्तुत किए गए। इनमें प्रमुख नाम हमारे सामने आता है, वह है M.N. श्रीनिवास का। श्रीनिवास का विचार था कि ग्रामों के संबंध में अभी तक जो क्षेत्र अध्ययन किए गए हैं उन्हें हम आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं ठहरा सकते। यह भी स्वीकार योग्य नहीं है कि शास्त्रीय अध्ययन विश्वसनीय ही होंगे। उनका मत है कि हमें शास्त्रीय यानी कि प्राचीन क्षेत्र अध्ययनों का मूल्यांकन वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ही करना चाहिए। श्रीनिवास मानते हैं कि वर्तमान समाज का अनुभवाश्रित अध्ययन हमें वर्ण, जाति, संयुक्त परिवार और हिंदूवाद से संबंधित नए अर्थ प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, जो कि मध्य प्रदेश के ही एक प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, उनका कहना था कि ग्रामीण जीवन से संबंधित क्षेत्र अध्ययनों से प्राप्त तथ्य हमें ग्रामीण जीवन के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी दे सकते हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वारा हम गांव में आने वाले परिवर्तनों की गति, दिशा, प्रकृति, श्रृंखला, परिवर्तन के वाहक एवं कारक, परिवर्तन के प्रति समुदाय का दृष्टिकोण जानने तथा परिवर्तन का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने में समर्थ हो सकेंगे। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान हम अध्ययन की विभिन्न विधियों और तकनीक का भी प्रयोग कर उसकी परिशुद्धता का पता लगा सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण को समझने में हमें सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत आत्मवाचन आता है, जिसका अर्थ है अपने चिंतन के बारे में आलोचनात्मक विचार करना। इस प्रकार क्षेत्र अध्ययन विषय वस्तु एक आत्मवाचक अनुभव है। क्षेत्र अध्ययन विषय वस्तु का क्षेत्र जानकर हम प्रशासकों एवं योजना निर्माताओं को क्षेत्रीय योजना निर्माण में सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, उन्हें सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही क्षेत्रकार में अध्ययनकर्ता समूह के जीवन और क्रियाकलापों में स्वयं भाग भी लेता है। इसलिए अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव हो जाता है कि इन विशेषताओं और घटनाओं का भी अध्ययन कर सके जिनको उसके पहले ध्यान नहीं दिया गया था। इसके फलस्वरूप अध्ययन इतना गहन और सूक्ष्म बन जाता है जिसके आधार पर सभी घटनाओं की प्रकृति को सरलतापूर्वक समझना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय एक दूसरे से निश्चित तौर पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। भारतीय समाज को समझने में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक दूसरे को सरलता से समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि वेदों, पुराणों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज का स्वरूप क्या था, समाज में कौन कौन सी संस्थाएं विद्यमान थी और वे व्यक्ति के जीवन को किस रूप में प्रभावित कर सकती थी। उदाहरणार्थ, प्राचीन धर्म ग्रंथों, पुराणों एवं स्मृतियों आदि में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म, धर्म, संस्कार आदि का वर्णन मिलता है। इन सब का व्यक्ति के जीवन में क्या स्थान है, यह हम स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण के समन्वय से ही जान सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि उसे ये कैसे प्रभावित करते हैं। यह हमें शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा
मालूम होता है। शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा ही हम समाज के दार्शनिक संगठनात्मक आधारों को भली भांति समझ भी सकते हैं। निष्कर्षतः बात करते हैं तो हमारे सामने स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों दृष्टिकोणों को एकजुट करने की आवश्यकता है। एक तरफ हमें समाज के मूल एवं सामान्य तत्वों का ज्ञान होना अनिवार्य है, जबकि दूसरी ओर सामाजिक जीवन के विशिष्ट पहलुओं की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विषय क्षेत्र के बारे में झगड़ा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि अपनी अध्ययन पद्धति के अनुरूप समाजशास्त्र विषय विशिष्ट और सामान्य दोनों है। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील गोयल। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।